हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स डेली बाय दानिश में। और मैं आज एक बार फिर से आपके समक्ष लेकर हाजिर हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक जो टॉपिक है, बाल्य विकास की अवस्थाएं और वंशानुक्रम एवं पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। तो अगर आप में से मेरे चैनल पर कोई नया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है। आपके ऑप्शंस हैं वंशानुक्रम, जैव अजैव, परिवार और पशु। तो मैं आपको बता दूं कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें जैव और अजैव सम्मिलित होता है, क्योंकि देखिए वंशानुक्रम है या परिवार है या पशु है तो ये जो है ना, ये इसी के अंतर्गत आ जाएंगे आपके, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक एवं जैविक कारकों की इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा परितंत्री आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है विद्यालय पर, परिवार पर, समुदाय पर या इन सभी पर। तो एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, बालक का जो मानसिक स्वास्थ्य है, हम इन सभी लोगों से ये अपेक्षा करते हैं कि ये जो है सब लोग इस तरह के काम करेंगे कि जिससे कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़े, ठीक है। तो इसलिए इसमें से इन सभी को हम सम्मिलित करेंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण में, ये तो मैंने अभी कर लिया है, ठीक है, फिर से रिपीट हो गया है। अगला लेते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं? पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, उपरोक्त सभी, ये सारी चीज़ें जो है वो पर्यावरण के अंतर्गत आपकी आती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, वातावरण वह बाहरी शक्ति है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? एक तरह की परिभाषा है, ठीक है, ये किसने कहा है? तो याद रखिएगा कि जब भी बात आ जाए कि वातावरण एक बाहरी शक्ति है जिससे हम प्रभावित होते हैं या प्रभावित करती है, वो रॉस महोदय ने कहा है, ठीक है ना। ये कथन जो है रॉस महोदय का है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है आपका सत्य है? आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है। गोदीय बच्चों का वह बुद्धि लाभदांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहनों का होता है। अनुभव मस्तिष्क के विकास पर कोई प्रभाव नहीं करता। विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो फर्स्ट चीज़ है कि आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक को प्रभावित करती है, ठीक है ना। अर्थात जो है व्यक्ति का विकास आनुवंशिकता और वातावरण दोनों के अंतःक्रिया का परिणाम होता है, ठीक है, जिसमें दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आंखों के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? आपका प्रश्न है, आंखों के रंग को, तो जो आप आंखों का रंग जो होता है, जो कलर होता है, वो आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, ठीक है ना, आनुवंशिकता से। हार्मोन वगैरह जो है सब कुछ आनुवंशिकता के अंतर्गत आ जाएगा। बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, किसने कहा है? ये एक चीज़ और आ गई कि जो बुद्धि है आपकी, उस बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये किसने कहा, किसने है? तो ये जो है आपके टर्मन महोदय ने कहा है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। टर्मन महोदय ने कहा है इस बात को कि जो वंशानुक्रम, बुद्धि पर वंशानुक्रम जो है, मतलब हेरिडिटी जो है आपका, उसका प्रभाव पड़ता है, ये कथन जो है टर्मन महोदय का है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग, ठीक है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े से अलग न हो पाने के कारण होती है, कहलाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? ये आपसे पूछा गया है। तो उसको हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े से अलग न होने पाने के कारण होती है, उसको वो क्या कहलाती है? डाउन सिंड्रोम। अब देखिए, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक या क्रोमोसोम जनित विकार होता है जो शरीर में क्रोमोसोम का एक अतिरिक्त जोड़ा बन जाने से होती है।
इससे पीड़ित शिशु में एक अतिरिक्त जोड़ा माता के 21वें क्रोमोसोम जोड़े के अलग न होने के कारण आ जाता है, जिसके कारण उसके शरीर में क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर 47 हो जाती है। जिससे 46 होती है ना, 23 जोड़े होते हैं तो, और कुल 46 होती है तो इसमें 47 हो जाती है। इससे एक विकार उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। 21वें जोड़े के गुणसूत्र के अलग न हो पाने के कारण ये चीज़ होती है। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? निम्न में से कौन सा जो है आपका वंशानुक्रम का नियम नहीं है? अब देखिए, वंशानुक्रम का जो नियम है, समानता होती है, भिन्नता होती है, प्रत्यागमन होता है, लेकिन जो वंशानुक्रम में कहीं अभिप्रेरणा का आपको जिक्र नहीं मिलेगा, ठीक है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये अभिप्रेरणा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम संबंधी नियम है? ठीक है, समानता का तो नियम है, ये तो हमको पता है। जो समानता है उसका नियम तो इन्होंने दिया है, बट ये जो है ये प्रयासों का नियम, ये वगैरह ये चीज़ें नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जब भी प्रकृति पोषण विवाद की बात है, ये सीटेट में प्रश्न बार बार पूछा गया है, तो वो याद रखिएगा, अनुवंशिकी और वातावरण के बीच की बात करता है, ठीक है ना। प्रकृति पोषण विवाद एग्जैक्टली इसमें है क्या? देखिए, प्रकृति पोषण जो विवाद है उसमें आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित ये चीज़ है। वर्तमान में ये बहस आम हो गई है कि हमारे व्यवहार को कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। जैसे कि आनुवंशिक गुण या पर्यावरण, क्योंकि व्यक्ति के विकास में दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। तो यही प्रकृति पोषण विवाद में आता है कि कौन सा जो है आपके विकास को ज़्यादा प्रभावित करता है। अगला प्रश्न लेते हैं। लड़का के पैदा होने के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम है। सिंपल सी बात है, माँ का XX होता है और जो फादर होता है उसका XY होता है। तो जब माँ का X और पिता का X मिलेगा तो लड़की होगी, और जब माँ का X और पिता का Y मिलेगा तो लड़का होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि CXY। अगला प्रश्न, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में XX। अभी मैंने बताया सामान्य महिला में XX, ठीक है। ये 23 जोड़ी और संख्या में 46 होते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की जोड़े होते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि ये 23 जोड़े होते हैं, और अगर नंबर्स पूछेंगे एग्जैक्टली तो 46 होते हैं, संख्या में 46 और जोड़ों में 23, ठीक है। सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है, ठीक है। सर्वाधिक मतलब जो सबसे बेस्ट है वही जीवित रहेगा। ये जो कथन है, ये जो सिद्धांत है वो किसका है? तो याद रखिएगा, ये डार्विन का है, चार्ल्स डार्विन का। उन्होंने कहा था कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे बेस्ट है वही सर्वाइव करेगा, जो सबसे सही है वही सर्वाइव करेगा, ठीक है। क्या है जन्मजात व्यक्ति? सिंपल सी बात है, जब भी इस तरह की चीज़ आ जाए कि जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है, तो जो वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम हेरिडिटी, ये जो है जन्मजात व्यक्ति गुणों का क्या है? एक योगफल है, ठीक है। चलिए, किशोर अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सी भावनात्मक विशेषताएं निर्णायक महत्व की हैं? किशोर अधिगम की बात की गई है आपसे कि किशोर अधिगम में जो है, किशोर अधिगम में निम्नलिखित में से कौन सी भावनात्मक विशेषताएं निर्णायक महत्व की हैं? ऑप्शन है आपके ए, समूह के दायित्व की भावना, नायक पूजा और संवेदनाएं, पड़ोसियों के साथ भावनात्मक संबंधों का विस्तार, या निर्भरता, उन्मुक्तता और मित्र बनाना। क्या होगा इसमें आपका? तो याद रखिएगा, इसमें जो है नायक पूजा और संवेदनाएं होती हैं, ठीक है। किशोर में अगर बात करेंगे तो नायक पूजा और संवेदनाएं होती हैं। हॉल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? स्टेनले हॉल की बात की जा रही है। बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास, किशोरों का मनोविज्ञान। जो हॉल का सिद्धांत है वो ये जो है किशोरों का मनोविज्ञान है, ठीक है। किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता जो है आपकी किस प्रकार प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध हो सकता है, व्यवसाय की समस्या ये भी हो सकता है, नई परिस्थिति के साथ संयोजन करने में समस्या ये भी, तो इसलिए उपरोक्त सभी है, ठीक है। उपरोक्त सभी है। किशोरावस्था की बात की जा रही है। स्टेनले हॉल ने कहा था किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था है, ठीक है, याद रखिएगा। किशोर फिल इन द ब्लैंक्स का अनुभव कर सकते हैं।
किशोर जो हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स का अनुभव कर सकते हैं। तो जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव नहीं, दुश्चिंता। जी हाँ, बिल्कुल, किशोरों के अंदर ये चीज़ दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, मतलब मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं कैसा हूँ, ठीक है, मैं किसके लिए हूँ, ये सारी चीज़ें जो उसके अंतर्गत आती है, यही स्वयं से सरोकार बोला जाता है। उसके अंदर दुश्चिंता पैदा हो जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे जो है अपने समवयस्क समूह के, तो ए याद रखिए, किशोरावस्था, अवस्था में जो है अपने समवयस्क समूह के जो है क्या हो जाते हैं, सदस्य हो जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था में होती है? सिंपल सी बात है, जब भी विद्रोह और इस तरह की चीज़ें आ जाए तो आपको क्या करना होगा, विद्रोह किस उसमें आप कर सकते हैं, पूर्व किशोरावस्था होती है, ठीक है। किशोरावस्था उसमें होना ही होना है, ठीक है ना, पूर्व किशोरावस्था थोड़ा सा पहले, तो इसमें जो है आप विद्रोह की भावना इसमें आपके अंतर्गत आती है। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसको आप क्या बोलेंगे? तो वो सिंपल सी बात है, किशोरावस्था। वो क्या है? किशोरावस्था। प्राय 12 से 18 वर्ष की जो आयु को किशोरावस्था कहा जाता है। इस अवस्था को हॉल ने संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था कहा है। किशोरावस्था वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है। किशोरावस्था जो है वो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, मतलब यहाँ से वयस्कता शुरू हो जाती है, ठीक है। तनाव और क्रोध की अवस्था है, तनाव और क्रोध की अवस्था है किशोरा अवस्था। तनाव भी होगा और उसके अंतर क्रोध भी ज़्यादा होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो जब भी आपसे परवर्ती की बात की जाए, ठीक है, तो परवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत 6 से 11 वर्ष के समूह के बच्चों को शामिल किया जाता है। किस कैसे? 6 से 11 वर्ष के समूह के बच्चों को शामिल किया जाता है। यह अवस्था समायोजन की अवस्था होती है। इसी काल में बालक के अंदर जिज्ञासु प्रवृत्ति तथा समूह प्रवृत्ति का विकास होता है, ठीक है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो ये होता है आपका बाल्यावस्था। ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। इससे जो है आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। आपके आगामी जो भी शिक्षक भर्ती या शिक्षक पात्रता जो संबंधी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? जो एक समूह में, तो कौन आपको बताता है, ठीक है, कौन आपको बताता है? याद रखिएगा, माता पिता एवं जो भाई बहन है आपके वही बताते हैं। ये सी। मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। जो भाषा होती है ना आपकी, जो भाषा है वो क्या होगी, मध्य बाल्यावस्था में जो भाषा है वो सामाजिकृत के बजाय, मतलब जो सामाजिकृत होने के बजाय वो अहम केंद्रित हो जाती है, ठीक है, ये कहने का मतलब है। तो ये थे आज आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आगामी आने वाली जो परीक्षा है उसके लिए आपको, आपके लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे ये। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको समय से मिल सके।